नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। बहनों की सुरक्षा का त्योहार है आज। एक तरफ जो भाई राखी बंधवाता है, रक्षाबंधन का दिन, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बहनों की सुरक्षा कब। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला राष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ है। पूरे देश के डॉक्टर्स इस घटना का जमकर विरोध कर रहे हैं और यूपी के मुरादाबाद में भी एक नर्स से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि एवीएम अस्पताल में डॉक्टर शहनवाज ने नर्स से दुष्कर्म किया और एक अन्य नर्स और वार्ड बॉय ने नर्स को डॉक्टर के कमरे में भेजकर बाहर से दरवाजा बंद कर लिया और साथ ही डॉक्टर ने जाति सूचक शब्द कहे। जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। नर्स और वार्ड बॉय को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ठाकुर द्वारा इलाके में मौजूद अस्पताल में नर्स पिछले 10 महीने से काम कर रही है और उसने आरोप लगाया है कि 17 अगस्त की रात वो ड्यूटी करने गई थी और इस दौरान रात करीब 12 बजे दूसरी नर्स महनाज ने उसे डॉक्टर शहनाज के कमरे में जाने के लिए कहा और उसने इनकार कर दिया। तो वार्ड बॉय जुनैद ने भी डॉक्टर ने उसे अपने कमरे में बुलाया। दोनों ने मिलकर जबरदस्ती नर्स को डॉक्टर के कमरे में ढकेल दिया, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और फिर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और इसके बाद देहरादून पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ कर मुरादाबाद पुलिस के अधिकारियों को जानकारी दी गई है। इसके बाद मोंढा पांडे थाने की पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया और पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी बेटी 12 दिन पहले ही घर से निकली थी। उसकी मानसिक जो स्थिति है वो ठीक नहीं रहती थी और देहरादून आईएएस बेटी पर खड़ी रोडवेज बस में किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की है। देहरादून के पटेल नगर थाने की पुलिस ने पीड़िता किशोरी से पूछताछ के बाद मुरादाबाद पुलिस से संपर्क किया। जानकारी मिलने के बाद मुरादाबाद एसएसपी ने देहरादून के पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली और पता चला कि पीड़िता मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली बताई जा रही है। पीड़िता अपने माता पिता के साथ रहती है। उसका बड़ा भाई रामपुर जिले में मजदूरी का काम करता है। आईएएस बेटी पर हुए सामूहिक दुष्कर्म प्रकरण में सीएनजी बस की फोरेंसिक जांच की जाएगी और फोरेंसिक टीम जांच के दौरान बस के जो सबूत हैं वो जुटाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। दरअसल जिस सीएनजी बस में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई, बस घटना के बाद लगातार देहरादून दिल्ली रूट पर चलाई जा रही थी और इस दौरान बस की सफाई भी की गई और इससे साक्ष्यों के प्रभावित होने की भी आशंका है। गौरतलब है कि अब तक की जांच में सामने आया है कि आईएएस बेटी परिसर में 12 अगस्त की रात सीएनजी बस संख्या UK 707 PA 5299 में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किया गया और CWC के बूथ में पहुंचाया गया किशोरी को और यहां से उसे पुलिस की जर्नल जो डायरी है उसमें सूचना दर्ज कराकर बालिका निकेतन भिजवाया गया। बंगाल में पश्चिम बंगाल के आरजी में भी ऐसी ही घटना सामने आई जिसका आक्रोश अभी थमा नहीं है। लगातार सड़कों में इस घटना को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जहां पर देहरादून में जिस घटना के बारे में आपको बता रहे थे किस तरीके से सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया गया। पश्चिम बंगाल की घटना जो कि लगातार अभी जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं इस घटना को लेकर और जस्टिस और निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। मुरादाबाद से भी ऐसा ही घटनाक्रम सामने आ रहा है। अखिलेश सिंह संवाददाता इसी घटनाक्रम को लेकर जुड़े हुए हैं दिल्ली से। मोहम्मद नजर जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से।
शुभम कोटनाला देहरादून से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देहरादून का रुख करेंगे। शुभम कोटनाला का देहरादून का जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, शुभम, इसको लेकर किस तरीके से साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? बिल्कुल देखें तो जो पश्चिम बंगाल की घटना हुई उसके पश्चात जो है उत्तराखंड में दो घटनाएं ऐसी देखने को मिली, जिसमें पहली घटना 30 जुलाई की थी जो उधम सिंह नगर के जिले की थी, जहां पर एक नर्स के साथ ऐसी जो है दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके कुछ ही समय पश्चात यानी कि हाल ही के दिनों में एक और जो एक ऐसी ही भयावह जो है घटना सामने आई, जो कि आईएसबीटी से रोडवेज की बस में और रोडवेज के कर्मचारियों ने ही और उस पर जो है एक जो नाबालिग थी 16-17 वर्ष की जो बताई गई नाबालिग, जो कि पंजाब की रहने वाली थी, उस पर इस तरह की जो है दुष्कर्म किया गया। और उसके पश्चात जब उसको महिला आयोग ने जब उसको अपने रेस्क्यू किया और उसको लेकर आई अपने यहाँ पर, तो काउंसलिंग के पश्चात ये बातें सामने आई, जिसके पश्चात पुलिस ने यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेशन अपनी शुरू करी। और पूछताछ के बयानों के आधार पर जिस तरह से किशोरी ने बताया कि उसके साथ इस तरह की घटना हुई, तो जो भी 5 आरोपित थे इसमें बताए गए, जिसमें 2 ड्राइवर थे परिवहन निगम के, और इसके साथ ही वहां पर स्वीपर था, और इसके साथ ही वहां पर जो कैशियर थे। तो इन सभी ने मिलकर जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तो इन सभी को जो है पुलिस ने फिर जो है 24 घंटे के भीतर ही यहाँ पर जो है इनको पकड़ कर इनको पूरी तरह से जो ठीक है है। न्यायालय के हवाले कर दिया। और उसके पश्चात जो है इनके खिलाफ साक्ष्य जो हैं वो सामने आ चुके हैं, उसी के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई। जी बिल्कुल। यहाँ तो देखिए जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि बच्ची तो फिलहाल जो है रेस्क्यू कर ली गई थी, बच्ची तो वहां से जो है बरामद कर ली गई थी जब वो सहमी हुई थी वहां आईएसबीटी पर। तो उसके पश्चात जब उसको 2-3 दिन तक, क्योंकि बच्ची उस समय काफी ज्यादा डरी हुई थी, और उसके बाद 2-3 दिन तक जो है वहां पर उसको टीम ने अपने यहाँ पर रखा और उसकी काउंसलिंग की गई। 2-3 दिन बाद जब बच्ची थोड़ी नॉर्मल हुई, तो उसके बाद वहां पर उससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ में वहां से पता चला कि बच्ची जो है पंजाब की रहने वाली है और वो देहरादून की तरफ आई थी। तो जब देहरादून बस में बैठकर आई, तो वहां पर फिर उसके साथ जो है वहां पर जो ड्राइवर थे उन्होंने, और उसके साथ जो वहां पर ठीक है स्वीपर थे, साथ ही जो शुभम, वापसी करेंगे। एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं, इसके बाद मुरादाबाद का। दिल्ली से अखिलेश सिंह संवाददाता जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आज भाई और बहन के प्रेम का दिन कहा जाए, रक्षाबंधन का त्योहार, और इस दिन भी इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बहनों की रक्षा कब होगी, कब ये वारदातें थमेंगी, आखिर क्यों इस तरीके की वारदातों को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, सब जगह इस तरह की घटनाएं सामने आ रहे हैं। लगातार इन घटनाओं से किसी प्रदेश और जिला ही नहीं, पूरा देश शर्मसार होता है। इन घटनाओं से लेकर हर तरह की जनता में रोष व्याप्त है, और जिससे जो जुड़ा समाज होता है और सामाजिक संगठन होते हैं, सब इस चीज को लेकर सड़क पर उतरते हैं और लगातार इन घटनाओं के विरोध में अपनी नाराजगी भी जताते हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए, पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स दिल्ली में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम एक डॉक्टर्स के लिए, खासकर हेल्थ वर्कर्स के लिए लाया जाए, ताकि आगामी दिनों में किसी भी हेल्थ वर्कर के साथ अगर कोई इस तरह की घटना होती है, तो इस घटना में उनके साथ उन आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके जो जो जिस लायक उनके साथ घटना होती है। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है जो कि हेल्थ वर्कर्स को इसमें राहत मिलती। फिलहाल आज रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के तरफ से भारत सरकार के निर्माण भवन स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने मुफ्त खुला ओपीडी चलाने का जो दावा किया गया था, उसको लेकर उन्होंने आज अपनी मांगों को लेकर ओपीडी चलाई। लेकिन अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के तरफ से सुरक्षा अधिनियम को लेकर जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन उनकी मांग कर रही है, उसको लेकर अभी कोई भी घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से नहीं की गई है। पश्चिम बंगाल के सरकार से रेजिडेंट डॉक्टर्स खासी नाराज दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार देश भर में धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर मांग कर रहे हैं कि आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। भविष्य में ऐसी घटनाएं को कोई भी कारित करने की अपने अंदर मंशा न लाए, इसलिए सुरक्षा अधिनियम अगर लाया जाता है तो उससे लोगों के अंदर भय पैदा होगा, डर पैदा होगा,
ताकि ऐसी घटनाओं को घटित करने से पहले उसके बाद अगर दिमाग में सोचते में तो डर लगे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बिल्कुल तो इस तरह अखिलेश, की आगे आपसे जानेंगे कि आखिर ये किस तरीके से ये प्रदर्शन आगे और बढ़ जाएगा, इसको लेकर आगे रेजिडेंट डॉक्टर्स की क्या कुछ रणनीति है इस प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि अभी भी चाहे पश्चिम बंगाल सरकार का जिक्र किया जाए, वहां से किसी भी तरीके का कोई आश्वासन नहीं और कार्यशैली से खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। देखा जाए हर जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं इस घटनाक्रम को लेकर, नाराजगी चरम पर है, लेकिन जो सरकार है, सरकार की तरफ से कोई भी किसी भी तरीके का अभी तक आश्वासन निकलकर सामने नहीं आया है। मोहम्मद नजर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुरादाबाद से। मोहम्मद नजर, अगर देखा जाए रेप की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं, प्रशासनिक कार्यशैली, कानून व्यवस्था को लेकर भी इसीलिए सवाल उठते हैं कि कानून व्यवस्था लचर है, जिसका सरकार दावा करती है कि चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है, और इसके बावजूद भी ऐसी आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार समाज सेवी और मुरादाबाद के डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच में ठाकुर द्वारा का नया मामला जो सामने आया, जो आरोप लगाया युवती ने 3 लोगों पर आरोप लगाया है, और पूरा मामला ठाकुर द्वारा के एमपी हॉस्पिटल का है, जहां डॉक्टर शनावाज और 2 उनके सहयोगी, एक नर्स और एक बेड बॉय जो वहां पे थे, उन लोगों पर आरोप लगाया। बता दें ST SC के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और तीनों लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, और हॉस्पिटल को आला अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी द्वारा सील भी कर दिया गया है। और लगातार ऐसे मामले देखने में आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपने जहाँ जो कानून व्यवस्था को लेके अपना वो दिखा रही थी कि लगातार हम कानून व्यवस्था में बेटियों के साथ खड़े हैं, वो वादे जो है अभी तक खोखले नजर आ रहे हैं। ऐसे घटनाएं हर जगह से, पूरे दुनिया से, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ चाहे MP हो, मध्य प्रदेश हो, जहां जहां से भी मामले सामने आ रहे हैं, वो ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं लगातार। बिल्कुल। शुभम, कोट नाला का रुख करेंगे देहरादून का, क्योंकि देहरादून का जो घटनाक्रम सामने आया, इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर हालांकि अपराधियों को न्यायालय के सामने पेश किया गया है, साथ ही जो पीड़िता है उसके परिजनों की क्या इस कार्रवाई से संतुष्टि है? शुभम, अनम्यूट करिएगा शुभम। बाकी और भी जो संवाददाता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नाहिद अकील जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ममता तिवारी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ संवाददाता भी अयोध्या और कानपुर से जुड़ चुके हैं, रुख करेंगे। कानपुर से सारिका गुप्ता संवाददाता जुड़ी हुई हैं। शुभम, आपसे मेरा सवाल था। जी बिल्कुल, ये कहा कि इसने कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उसको एक राहत मिलनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं उसको एक बड़ी उम्मीद होती है कि जो इस तरह के मामले उनकी बेटियों के साथ आते हैं उसको जो है पूरी तरीके से जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, सरकार उनको मदद करे। तो फिलहाल जो हम देखें तो फिलहाल तो इस जो घटना देहरादून राजधानी की ISBT में हुई है, इस घटना में 5 आरोपितों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। और इसके बाद हम देखें तो लगातार, क्योंकि राज्य सरकार लगातार ही अगर इस तरह के कोई मामले होते हैं तो उसमें। शुभम, क्या परिजन संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से? उनकी कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? जी बिल्कुल, देखे तो इस समय तो जो परिजन है वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म से परेशान तो काफी नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो पुलिस ने कार्रवाई की है तो फिलहाल कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं, क्योंकि 5 जो आरोपी हैं, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, क्योंकि इस तरह के जो पीड़ित परिवार होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो बेटी है, बहन बेटियां, उनकी अस्मिता के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो तो इससे हम ये तो नहीं कह सकते कि उनके माता पिता पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। लेकिन फिलहाल जो पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है वो 5 आरोपितों को जो पकड़ा गया है और आखिरकार उनको जो है जेल में भेज दिया गया है। तो इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं वो इस अंजाम तक, और अब उनकी मांग सिर्फ यही है कि जो उनकी बेटी के साथ इस तरह के दुष्कर्म हुए हैं तो उसके लिए जो है जल्दी से जल्दी अब ऐसे जो है आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और सरकार भी इसकी जो है अपने अधिवक्ता के माध्यम से वहां पर कोर्ट में पैरवी करेगी। लेकिन जो एक सबसे बड़ा सवाल आता है वो यही आता है कि
ऐसे जो केसेस होते हैं खास करके दुष्कर्म के मामले, तो पीड़ित परिवार का अक्सर यही कहना होता है कि इसको जो है लंबे जो प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, उसमें कहीं ना कहीं सालों फास्ट लग ट्रैक के जाते हैं। माध्यम से इसे जल्द जल्द इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग उठ रही है लगातार। और पश्चिम बंगाल की घटना जब से सामने आई है तब से ये मांग और तेज हो गई है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता ममता तिवारी भी जुड़ी हुई हैं। उससे पहले कानपुर का रुख कर लेते हैं, सारिका गुप्ता संवाददाता हैं। सारिका, अगर कानपुर में देखा जाए पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर क्या किस तरीके की तस्वीरें सामने आई? आक्रोश चरम पर है, क्या मेडिकल जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से प्रभावित हुई? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से 8 अगस्त को ये जो घटना हुई थी उसके बाद लगातार लगभग आज जो है 19 तारीख हो गई है, 10 दिन बीत चुके हैं और ऐसे में ये घटना कितनी तेजी से उड़ी थी, लोगों ने इस पे प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया था। आईएमए के डॉक्टर, यहाँ तक कि जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं या फिर प्राइवेट अस्पताल हैं उनके डॉक्टर, जूनियर हो, सीनियर हो, रेजिडेंट्स हो, यहाँ तक कि स्टाफ हो, सभी लोगों ने स्ट्राइक करी थी, हड़ताल करा था, जिससे आम जनता भी प्रभावित हुई थी। माफ करें, लेकिन कानपुर में भी ये नजारा देखने को मिला था। हड़ताल हुई, ओपीडी बंद करी गई, उसके बावजूद भी इमरजेंसी सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किया गया ताकि आम जनता को कोई समस्या ना हो। ओपीडी जो सुविधा है क्या वो सुचारू है इस विरोध के दौरान? हॉस्पिटल है, वहां पर जो ओपीडी सुविधा है तो उसकी जिम्मेदारी जो सीनियर डॉक्टर हैं उन्होंने संभाल रखी हुई है। जो भी ओपीडी सुबह के समय चलती है लगभग 2 घंटे की, जिसमें हजारों मरीज आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं, उस 2 घंटे की जो अवधि होती है उसकी जिम्मेदारी जो है सीनियर कमान जो डॉक्टर हैं उनकी कमान सौंपी गई है और सीनियर डॉक्टर बाकायदे ओपीडी चलाकर मरीजों का उपचार कर रहे हैं। हालांकि जो जूनियर डॉक्टर है वो अभी भी हड़ताल कर रहे हैं, बाकायदे वहां पर तख्ती बैनर लेकर विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है ये जो घटना हुई है इसके जो दोषी हैं उनको फांसी दी जाए और उसके साथ साथ सरकार और यहाँ तक कि कानून व्यवस्था में सुधार किया जाए और ऐसा कोई नियम लाया जाए कि इस तरीके का जो लोग दुष्कर्म करते हैं उनकी सजा तुरंत होनी चाहिए, ज्यादा दिन नहीं लगने चाहिए, ज्यादा लंबी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जांच के नाम पर कोई बहाना नहीं करना चाहिए। किसी तरीके के फास्ट यानी कि जो सुपर फास्ट जो टेक्निकल जो इश्यूज होते हैं उनको दूर करते हुए यहाँ पर जो डिसीजन है उसको सुपर फास्ट करना चाहिए। तो ये मांग को लेकर आज भी यहाँ पर हेल्थ के और उर्सला के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जूनियर जो रेजिडेंट हैं, वो यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हालांकि जो आम जनता प्रभावित ना हो इसको लेकर बाकायदे उपचार किया जा रहा है। सीनियर डॉक्टरों ने कमान संभाल रखी हुई है, जो ऑपरेशन होने उनको भी ट्रीट किया जा रहा है। आईएमए का जो 24 घंटे का आह्वान था वो भी खत्म हो चुका है, 24 घंटे की जो हड़ताल थी वो भी पूरी हो चुकी है, ज्ञापन दिया जा चुका है सरकार को कि जो ठीक है सारिका। अयोध्या से भी संवाददाता प्रवेश पांडे जुड़ चुके हैं, एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं अयोध्या से भी। प्रवेश, अयोध्या में क्या पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर विरोध की तस्वीरें सामने आ रही हैं? किस तरीके से मेडिकल व्यवस्थाएं जो हैं प्रभावित हुई? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर लगातार अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में जगह जगह पे प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन करना भी लाजमी है। जो डॉक्टर हैं ये धोखे के दुकान कहे जाते हैं और इन्हीं डॉक्टरों के साथ ये अन्याय, ये अत्याचार कब तक कहा जाएगा, जिसको लेकर पूरे जनपद के जो डॉक्टर हैं लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और उनकी मांगे हैं कि जो भी दोषी हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस तरीके से जघन्य अपराध करने वाले हैं इनको एक कड़ी सजा देती जो है नजीर के साथ, जिससे ये दोबारा ऐसी घटना को न दोहरा। लेकिन जो विरोध चल रहा है डॉक्टर का वो खास तौर से देखा जा रहा है, लगातार जो है विरोध प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल, विरोध पूरे देश में देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल की इस घटना को लेकर और पश्चिम बंगाल सरकार अभी भी उतनी एक्टिव और एक्शन में नजर नहीं आ रही है जो मांग की जा रही है। इस घटना को लेकर जो नाराजगी जताई जा रही है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं, पहले ममता तिवारी का रुख कर लेते हैं। ममता तिवारी जी, ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, आज भाई बहन
कि प्रेम का त्यौहार, प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार है और ये महज रक्षा सूत्र इसलिए बांधा जाता है और उसके साथ साथ एक संकल्प भी होता है कि हम बहनों की रक्षा करेंगे। लेकिन आज भी किस तरीके से ये घटनाएं बढ़ रही हैं, रेप की घटनाएं, जिसको लेकर आज के दिन हम चर्चा कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल, जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, पश्चिम बंगाल की घटना और ना जाने कितनी घटनाएं सामने आ चुकी तब से, क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा ममता जी। नमस्कार जी, मैं ममता तिवारी। जिस तरीके से पूरे देश में बलात्कार की घटनाएं आए दिन सुनाई पड़ती हैं, आज ही मैं पेपर पढ़ रही थी, एक काकादेव के स्कूल की एक केजी की छात्रा के साथ एक वैन वाले ने उसको छेड़खानी की। मतलब समाज का स्तर जिस कदर गिर रहा है, इससे तो यही लगता है कि हम माँ बहनें कहाँ सुरक्षित हैं। और जो पश्चिम बंगाल की घटना हुई है, वहां की मुख्यमंत्री खुद उसको फांसी की सजा देने के लिए सड़कों पे उतर आई हैं। ऐसा नहीं है, पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है। डॉक्टरों का भी रवैया वही है। जब डॉक्टर इस तरीके का काम करेंगे तो किससे हम अपनी सुरक्षा की उम्मीद करें। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आम महिलाएं आज रक्षाबंधन का त्योहार तो जरूर मना रहे हैं, लेकिन हम लोग सुरक्षित नहीं है। किससे अपनी सुरक्षा की उम्मीद करें? मैम बिल्कुल एक जिम्मेदारी देखा जाए प्रशासनिक स्तर पर, समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, जो कहीं ना कहीं हमारा प्रशासनिक अमला भी उस तरीके से उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाता और ये घटनाएं बढ़ने की आखिर क्या वजह है, उसको लेकर चर्चा में वापसी करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बहनों को कब मिलेगी सुरक्षा, और इसी को लेकर खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। नाहिद अकील जी का रुख करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नाहिद जी, सामाजिक स्तर गिरने की आखिर क्या वजह है, सोच में क्या बदलाव है कि ये रेप की घटनाएं इतनी बढ़ती जा रही हैं? अनम्यूट करिएगा। आवाज आ रही है आपको? जी, सुन पा रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ कि रेप की घटनाएं हर दिन लगातार हो रही है। एक घटना कोई बर्निंग हो जाती है, जैसे कलकत्ता में हुई है, उसके बाद फिर लगातार सीरीज सुनाई देने पड़ लगती है। लेकिन ये नहीं है कि घटनाएं नहीं हो रही हैं, घटनाएं होती हैं। और इसका महज एक कारण है कि औरतों को दोयम दर्जे पे रखा गया है। इक्वल अपॉर्चुनिटी जब तक देश में नहीं मिलेगी 140 करोड़ की आबादी की आधी आबादी को, तब तक देश में इसी तरह का कानून चलता रहेगा, जंगल राज चलता रहेगा, कानून को कोई भी नहीं सुनेगा। इसलिए जरूरत है हर पायदान पे औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ना तो वो निर्णय लेने की कंडीशन में है, ना तो पुलिस मुहकमे में है, ना तो सेल्फ डिफेंस में वो कैसे अपना करें, ना तो आप जजेस देख लीजिए कितनी महिला जजेस हैं। तो देश में इक्वल अपॉर्चुनिटी जब तक सबको नहीं मिलेगी, महिलाओं की दुर्दशा इसी तरह से रहेगी। सरकार तो इक्वालिटी की बात करती है नाहिद जी। भाई डेवलपमेंट का क्या मतलब है? कंक्रीट का जंगल आप बनाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से डेवलपमेंट होता है कि मानसिक संतुलन बेहतर हो, उसको डेवलपमेंट कहते हैं। जिस देश में अगर औरतों और आदमियों के बीच में इतना भेदभाव होगा, उसको कहीं ना पढ़ने की जगह सुरक्षा है, ना हॉस्पिटल में सुरक्षा। कहते हैं भगवान के बाद डॉक्टरों का दर्जा होता है, जो सबको जीवन दान देता। उस लड़की के साथ जिस बर्बरता के साथ ये घिनौना काम किया गया है, जो आज हमारे बीच नहीं है,
तो हम कैसे हर केस के बाद हम लोग चैनल पे बैठते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं, सरकार से मांग करते हैं और बैठ जाते हैं, कहते हैं कड़ा सा कड़ा कानून लाओ। कड़ा सा कड़ा कानून लाने से परिवर्तन नहीं आता है। पुलिस के इकबाल से कानून आता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी से कानून आता है, लोगों का जो नैतिकता गिरती जा रही है उस पे कंट्रोल करने से कानून आता। आज आप देख लीजिए देश में जिस तरह से YouTube पर नंगा नाच हो रहा है, क्या हमारी सरकार के पास कोई कंट्रोल है? कि क्या अभी आप अगर किसी धरना प्रदर्शन की फोटो फेसबुक पे डाल दीजिए तो फेसबुक में तुरंत एरर आ जाता है कि ये तो वायलेंट पिक्चर नहीं दिखा सकते। तो जो अश्लीलता परोसी जा रही है उस पे क्यों नहीं मैकेनिज्म है कि वो रोक दी जाए? सोशल मीडिया को आप जिम्मेदार मानती हैं? सोशल मीडिया भी है, सरकार भी है। सरकार कंट्रोलिंग पावर है, सरकार क्यों नहीं उस पे लगाम लगा रही है? तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि उस पे लगाम लगाए कि अगर आपके खिलाफ कोई फेसबुक पे लिखता है या कोई पिक्चर पोस्ट करता है, उसके लिए तो आपने कंट्रोल बना दिया है कि तुरंत पिक्चर को ब्लर कर दिया जाएगा और मैसेज आ जाएगा कि ये दिखाई नहीं जा सकती। तो अगर जिस तरह की अश्लीलता हमारे घरों में, आप सोफे पे बैठे, चारों तरफ आपके बच्चे बैठे, आप बैठे, सबके हाथ में मोबाइल, आपको नहीं पता कि उस दौरान आपका बच्चा क्या देख रहा है। तो ये किसकी जिम्मेदारी? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। पार्लियामेंट में बैठकर अश्लील पिक्चर देखी जा रही है, जो जनप्रतिनिधि चुन करके जा रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी? हम किसको चुन रहे हैं, कितनों को चुन रहे हैं, पार्लियामेंट में कितनी भागीदारी हमारी है, असेंबली में कितनी भागीदारी महिलाओं की है? 33% रिजर्वेशन की बात आपने किया और आपने जाके खूंटी पे टांग दिया खाली औरतों को प्रलोभन देने के लिए। औरत प्रलोभन की चीज है, संस्कृति की नाम आएगी तो उसके कपड़े नापने लगेंगे आप। अगर किसी लड़की के साथ होता है तो सवाल उस पे होगा कि वो रात में क्यों गई। अब रात में डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी, आपने क्या फैसला इसी बीच एक दर्शक है, उनकी राय साझा कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं इस मसले पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनेताओं के ऊपर सबसे पहले अंकुश लगना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी ने क्या बयान दिया था? उन्होंने जो नटराजन थी एमपी, महिला एमपी, उनके सिर के ऊपर हाथ रख के कहा था कि मैं राजनीति का बहुत बड़ा जोरी हूँ। अक्षरशः शब्द बोल रहा हूँ मैं, जो उन्होंने कहे थे कि मैं राजनीति का बहुत बड़ा जोरी हूँ और कई वर्षों से राजनीति में हूँ। ये 100 टन का माल है, मैं गारंटी देता हूँ। आप ये बताइए, इस प्रकार महिला के आप अपमान नहीं कर रहे? राहुल गांधी क्या कहते हैं? लड़कियां को आप जो है आप तिलक लगा करके जाते हैं और बसों में बैठ करके फिर यही लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं। हिंदू समाज में जो बहन कह दिया तो वो मरते दम तक बहन ही रहती है। बहन से जो है ना वो दूसरे रिश्ते में नहीं बदली जा सकती। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो ये राजनेता है, जो ये अनर्गल वार्तालाप करते हैं और अनर्गल बयान, शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। अखिलेश हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्योंकि पश्चिम बंगाल की घटना, मुझे लगता है इसको लेकर जिस तरीके से हंगामा और जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है निर्भया के बाद, शायद ये ऐसी तस्वीर सामने आई है जब इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन लगातार होता हुआ नजर आ रहा है कि जब तक कोई आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक ये प्रदर्शन नहीं थमेगा। इस तरीके की रणनीति बनाई गई है। इससे ये कहा जा रहा था कि ये प्रदर्शन जो है आगे की रणनीति तय होगी। ओपीडी सेवाएं भी अभी पिछले 24 घंटे के लिए बंद की गई थी, फिर से सुचारू की गई। आगे की कुछ रणनीति पता चली क्या है इस मामले को लेकर, प्रदर्शन को लेकर? अखिलेश, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, आपको बताते हैं कि कोलकाता के राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की जो घटना है, रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की घटना के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स का सीधा केंद्र सरकार से मांग है कि वो हेल्थ वर्कर्स के लिए सुरक्षा अधिनियम लाएं। लेकिन राजनीति सभी के द्वारा की जा रही है। इसमें अगर सीधा सा तौर देखा जाए, अगर भाजपा की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से देखा जाए, जो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की घटना के बारे में सबसे ज्यादा हो हल्ला मचा के रखा हुआ है। सारे विपक्षी दलों ने इस घटना की निंदा की है। वहां की टीएमसी ने भी निंदा की है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी निंदा की है। तो हर राजनीतिक दल या समाज से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान है, हर मानव जाति
का हर व्यक्ति इस घटना की निंदा करता है और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता है। साथ ही साथ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की जा रही। रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं। उनकी रणनीति यही है कि सुरक्षा अधिनियम लाया जाए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए और आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर जितना शोर शराबा हो हल्ला मचा रहे हैं, उतनी कार्रवाई करते नजर नहीं आते। क्योंकि जब रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार यानी भारत सरकार को सुरक्षा अधिनियम लाना चाहिए, उसका नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, साथ ही साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन को आश्वासन देना चाहिए कि वो सुरक्षा अधिनियम लाएंगे, हेल्थ वर्कर के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए नई गाइडलाइंस तैयार करेंगे। अखिलेश, भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए सवाल पश्चिम बंगाल की सरकार को लेकर और उसकी कार्यशैली को लेकर तो उठा रही है, लेकिन यहाँ भी तो वो किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं दिया गया और शायद इसीलिए प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप क्यों इस तरीके से कान और आंख और नाक बंद करके बैठे हुए हो ऐसे मसले पर। आखिर लगातार ये मांग की जा रही है कि कानून, सुरक्षा कानून पारित होना चाहिए और इसे लागू करने की भी मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। बावजूद इसके तस्वीरें अभी भी प्रदर्शन के सामने आ रही हैं क्योंकि आश्वासन अभी तक मिला नहीं है। हमारे साथ मुरादाबाद से मोहम्मद नजर और शुभम कोटनाला भी जुड़े हुए हैं, कानपुर से सारिका भी जुड़ी हुई हैं। एक बार शुभम कोटनाला का रुख कर लेते हैं देहरादून की घटना को लेकर। शुभम, एक तो पश्चिम बंगाल का जो घटनाक्रम सामने आया उसको लेकर क्या देहरादून में भी असर देखने को मिल रहा है? प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, साथ ही ये देहरादून की जो घटना सामने आई इसको लेकर जो कानूनी प्रक्रिया है किस तरीके से, अनम्यूट करिएगा। जी बिल्कुल, जो पश्चिम बंगाल की घटना सामने आई उसके बाद से पूरे देश में इसका असर देखने को मिला है और उसके साथ साथ उत्तराखंड में भी इसका पूरा पूरा असर देखने को मिला है। हम बात करें राजधानी देहरादून की तो यहाँ के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेसिडेंट डॉक्टरों ने तब से धरने पर बैठी हुई हैं और लगातार इस बात की मांग की जा रही है कि वहां पर जो है उनको सख्त से सख्त आरोपियों को सजा दी जाए और साथ ही साथ उनकी सुरक्षा संबंधी जो है एक कानून बनाया जाए जिससे उनकी सुरक्षा हो सके, कॉलेज के आसपास सुरक्षा हो, उनके बाकी जो अन्य तमाम तरह की चीजें हैं उनके साथ सुरक्षा का एक माहौल जो उनको अनसिक्योर फिलहाल इस समय फील करवा रहा है उसको पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। इस तरह की बातें वहां पे लगातार जो है वहां धरने पर बैठे वहां रेसिडेंट डॉक्टर कर रहे हैं। और क्योंकि इसके बाद लगातार 2 घटनाएं आ चुकी है इसी तरह की, जिसमें एक नर्स के साथ इस तरह की घटना हुई और एक नाबालिग के साथ भी इस तरह की घटना हुई, तो उसको लेकर भी जो है एक जो आक्रोश था वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया कि लगातार प्रदर्शन के बावजूद और लगातार सरकार से ये मांग करने के बावजूद भी इस पे सरकार की ओर से फिलहाल कोई कदम तो नहीं उठाया गया, लेकिन इस तरह की घटनाएं और ज्यादा प्रदेश में देखने को मिली है। आखिर तो इससे खास सरकार को किस बात का इंतजार है, क्यों कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? हमारे साथ इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, श्याम सोनकर जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं इस मसले पर। चलिए संपर्क टूट गया है। ममता जी का रुख करते हैं। ममता जी, इसमें जैसा कि अभी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई थी, उनका कहना है कि भाई सोशल मीडिया जिम्मेदार है इन घटनाओं के लिए। जो राजनीति को, अभी एक दर्शक भी जुड़े थे जो कह रहे थे कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जिनका गलत असर देखने को मिलता है, तो राजनीति को कितना जिम्मेदार मानती हैं ऐसी घटनाओं को लेकर? देखिए, राजनीति तो बीजेपी ही कर रही है, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की घटना पे बीजेपी ने राजनीति ना करके तुरंत एक्शन लिया होता और तुरंत ही कोई कार्रवाई की होती तो आज इस तरह की घटना जो निरंतर 8 तारीख के बाद से हो रही हैं वो लोगों के करने की हिम्मत नहीं पड़ती। और कानून की तो ऐसी बात है कि जहां तक प्रशासन और शासन का सवाल है, सब मिली भगत है, सबकी मिली भगत है, बलात्कार होते रहते हैं, चोरियां होती रहती है, डकैती, पुलिस वाले बैठे रहते हैं। मेरा ये कहना है कि दबाव में काम करते हैं पुलिस वाले। जो भी घटना हुई है उस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है और इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करके और जो पीड़ित परिवार है उसको हंसी का पात्र ना बना करके कि वो रात में ड्यूटी क्यों गई थी या महिलाएं रात में क्यों निकलती हैं,
इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए और एक ऐसा कानून बनाया जाए कि लोग महिलाओं की तरफ या महिलाओं को छूने से पहले उनकी रूह कांप जाए, उनके हाथ कांप जाए। इस तरीके से सरकार को कुछ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रदेश और देश दोनों की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी बात नहीं आई या कोई भी ऐसा बयान नहीं आया, सिर्फ राजनीति के। तो राजनीति से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आज बेटी पढ़ाओ को जो बात करते हैं कि बेटियों की किस तरीके से बेटियों की बेइज्जत किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो मेरा तो यही कहना है कि इसमें सख्त राजनीति ना करके सख्त सख्त कार्रवाई करके और पीड़िता को न्याय दिलाया जाए। बिल्कुल, पीड़िता को न्याय दिलाया जाए, क्योंकि उसके बाद से ना जाने कितनी हर रोज एक घटना अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखने को मिलती है, सामने आती है और हो हल्ला होता है और इसके बाद शांत हो जाता है माहौल और इसके बाद ना सरकार की तरफ से कोई एक्शन, क्योंकि कानून तो बने हैं। निर्भया कांड के बाद जो घटनाक्रम सामने आया उसके बाद कानून बना, फास्ट ट्रैक कोर्ट का जिक्र करें, चाहे पॉक्सो एक्ट का जिक्र करें, लेकिन जमीनी स्तर पर किस तरीके से इन कानूनों का पालन किया जाता है या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अपराधी जो होते हैं वो अंदर जाते हैं और कब बाहर निकल आते हैं पता ही नहीं चलता। और हमारे साथ नाहिद अकील जी भी जुड़ी हुई हैं। उससे पहले मोहम्मद नज़र का एक बार रुख कर लेते हैं। मोहम्मद नज़र, अगर देखा जाए मुरादाबाद में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, वो किस हद तक प्रभावित हुई? पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर जो प्रदर्शन किया गया, क्या मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा? ओपीडी सुचारू है? अनम्यूट करिएगा। कई 24 घंटे नहीं ओपीडी बंद भी रही है। और जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की बात करें, हम जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जो झोला छाप डॉक्टर गली गली मोहल्ले मोहल्ले बैठे हैं, स्वास्थ्य विभाग की एक बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है। जहाँ डॉक्टरों को, झोला छाप डॉक्टरों को बढ़ावा दे जा रहा है और बिना किसी परमिशन से उन्होंने अपने क्लिनिक खोल रखे हैं। और ऐसी ही घटना मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा की, जैसे अभी का मामला है ठाकुर द्वारा में, जो एक दलित महिला के साथ दलित महिला ने आरोप लगाया है कि रेप का, तो उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, मगर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं मुरादाबाद में कमी दिखाई दे रही। ठीक है, हमारे साथ सारिका गुप्ता भी हैं। सारिका का रुख कर लेते हैं। सारिका, अगर देखा जाए कानपुर में भी मैंने भी तस्वीरें देखी जहां पर बहुत सारे रैलियों के जरिए प्रदर्शन और हाथों में लिखी तख्तियां, स्लोगन, ऐसी तस्वीरें सामने आई कानपुर से। और लगातार हैलट के बाहर भी प्रदर्शन होता रहा, तो इससे मरीजों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बिल्कुल सोनी, जैसे कि जिस तरीके से 4 दिन से कानपुर शहर में इस तरीके की हड़ताल, कैंडल मार्च और यहाँ तक कि जो डॉक्टरों का आक्रोश है वो के न्यूज में प्रमुखता से दिखाया गया है और बाकायदे लोगों को बताया भी गया था कि आम जनता जो है वो इससे प्रभावित हो सकती है। लेकिन डॉक्टरों ने अपने सवाल के साथ साथ, जो उनका ये सवाल था कि हम कब सुरक्षित होंगे, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं दूसरों को की जान बचाते हैं लेकिन अब अपनी जान गंवाने को मजबूर हो चुके हैं। ये सवाल को लेकर आईएमए ने आह्वान किया और उसके बाद जो है 24 घंटे की हड़ताल करी गई, कैंडल मार्च निकाला गया। लेकिन इस दौरान जो कानपुर के बड़े अस्पताल हैं वहां पर जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको कायम रखा गया, उनको सुचारू रूप से चलाया गया। जो सीनियर डॉक्टर हैं उन्होंने उसकी कमान संभाली और बाकायदे जो गंभीर मरीज थे उनका देखरेख किया गया, उनका उपचार करा गया। तो इन 4 दिनों में जो ओपीडी सेवाएं थी उनको ठप किया गया, लेकिन 24 घंटे के बाद उन ओपीडी सेवाओं को खोल दिया गया। सिर्फ अब जो जूनियर डॉक्टर हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो कार्य नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांग कर रहे हैं कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाया जाए जिससे इस तरीके के जो दोषी हैं उनमें एक डर भी पैदा हो, एक सख्त कार्रवाई करी जाए और उसके साथ साथ लोगों को जल्द ही न्याय मिले। और कहीं ना कहीं जो कोलकाता की जो पीड़िता है उसके जो दोषी हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई हो और कहीं ना कहीं फांसी की जो सजा है वो उनको दी जाए। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर कानपुर में भी हमने प्रमुखता से के न्यूज में दिखाया है।
और रही बात की महिलाएं कितनी सुरक्षित है, तो कानपुर में हाल ही में अभी आज सुबह ही एक छोटी सी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की जो घटना है वो सामने आई है। अगर बातचीत करी जाए घटनाओं की तो रोजाना सैकड़ों यानी कि दर्जनों घटनाएं इस तरीके की बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल जो हर रोज मीडिया में ऐसी आ जाती घटनाएं हैं, घटित तो लेकिन होती रहती हैं, कोई बहुत लगाम सी नहीं ऐसी है घटनाएं और हैं जो मीडिया में शायद नहीं आ कानूनी पाती हैं, कार्रवाई का लोगों तक खौफ नहीं होता पता तो चल ऐसी पाती हैं। घटनाएं सामने नहीं आती। नाहिद जी का रुख कर लेते हैं। नाहिद जी, क्योंकि ऐसे मामलों में राजनीति भी भरपूर होती है और जो कैमरे में तस्वीरें कैद हो जाती हैं उस पर चर्चाएं भी खूब होती हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन कैसे निकलकर सामने आएगा? कैसे ऐसी घटनाएं थमेंगी, रुकेंगी और अपराधियों के जहन में डर होगा? हमारे मुल्क में कानून की कोई कमी नहीं है। हर तरह के कानून है जिससे कंट्रोल हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। और दूसरे जो हर केस में राजनीति आ जाती है। औरत को अब आप देख लीजिए, हम एक आम आदमी की उम्मीद अपने जनप्रतिनिधियों से होती है कि वो अच्छा कानून बनाए, उसकी सुरक्षा करे। लेकिन जब जनप्रतिनिधि, विनेश का मामला ले लीजिए, अभी पहलवानों का मामला ले लीजिए, जब ऐसे प्रतिभावान लोगों का के साथ लगातार रेप की घटनाएं होंगी और वो लगातार धरना प्रदर्शन करती रहेंगी, सुना नहीं जाएगा, इवन अपने देश को जो अवार्ड मिलना था वो भी ना मिले, मेडल भी ना मिले, उसके लिए भी भरपूर राजनीति की जाएगी, तो फिर कैसे आप सोच सकते हैं कि औरतें सुरक्षित रहेगी? विदेश के साथ क्या भारत आज जीता ना होता, लेकिन उसमें हर दर्जे की पॉलिटिक्स की गई, तब आज ये देश की हालत है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इस देश में जो राजनीतिक में, जो पार्लियामेंट में, जो असेंबली में लोग बैठे हुए हैं, उनकी मानसिकता क्या है? जब इतनी गंदी मानसिकता के लोग हमारे अपराधी सब पार्लियामेंट में बैठेंगे, असेंबली में बैठेंगे, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा होगी? महिलाओं की सुरक्षा तब तक नहीं होगी जब तक कि असेंबली में, पार्लियामेंट में बराबर की महिलाएं नहीं बैठेंगी। कानून की रखवाली भी वहीं से हो सकती, महिलाओं के लिए कानून भी वहीं से बनेगा और वहीं से ही इम्प्लीमेंट भी होगा। जब वहां पर हर पायदान पे औरत बैठी होगी, तब फिर महिलाओं के साथ ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी। मैं जहां तक इन 15-20 सालों में समझ पाई हूँ, क्योंकि 20 सालों में मैंने अनगिनत केस देखे हैं, कुछ को सॉल्व किया है, कुछ जो हाई प्रोफाइल केस थे उसको सिर्फ सुना है और धरना प्रदर्शन किया है। हर बार एक सी बात होती है कि बख्शा नहीं जाएगा, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये होगा। अब एक भारत में नया कानून आ गया है, बुलडोजर कानून। कानून को तो आप इम्प्लीमेंट होने नहीं देते हैं, आप अपने ढंग का बुलडोजर चला देते हैं। ये बताइए, भय से कोई चीज आएगी? अरे इकबाल, पुलिस को फ्री कीजिए आप। पुलिस का रिफॉर्म इस देश में कब होगा? आज नेताओं की कठपुतली बने पुलिस टहलते हैं, पुलिस को कौन सी कार्रवाई करता है? जब देखता है कि पक्ष विपक्ष से किसी एक महिला के केस में बयानबाजी होने लगती, पुलिस फिर जागरूक हो जाती। शुरुआती दौर में कलकत्ता में क्या बयान आए थे पुलिस के? ये तो साधारण मौत है, ये तो आत्महत्या है। अगर वहां के रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक नहीं करते तो तमाम ऐसी महिलाएं जो मार के फेंक दी जाती हैं रेप करके, बिल्कुल, ये सारे तथ्य भी हैं नाहिद जी, और इसके साथ साथ एक जो सेल्फ डिफेंस वाला मुझे लगता है तरीका है, उसको लेकर भी थोड़ा सा भी जागरूकता की कमी है मुझे लगता है। तो सामाजिक संस्थाओं को भी इसके लिए आगे आना चाहिए, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समाज की जो सोच है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। एक बार ममता जी का रुख करेंगे, क्योंकि ममता जी, ऐसे मामलों में राजनीति तो बेहद होती है और राजनीतिक दबाव में प्रशासनिक अमला काम करता है, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है और उसी आधार पर प्रशासनिक अमला कार्य करता है। ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी राजनीति होती है। अदर देशों में ऐसे कानून हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर दुबई का जिक्र कर लें या अन्य देशों का जिक्र कर लें, ऐसा कानून अपने यहाँ क्यों नहीं लागू किया जाता? देखिए मैडम, अपने यहाँ कानून इसलिए लागू नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पे सख्त नियम नहीं है। कोई भी नियम सख्त नहीं है, ना ही कोई सजा का प्रावधान है। छोटे छोटे बच्चों के साथ काम होता है, उसके बाद भी उनको जो करने वाले होते हैं वो विधायक, सांसद सबके आके अंडर में होते हैं, वो लोग आके उनको बचा लेते हैं। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि राजनीति
तो होगी, क्योंकि इसमें राजनीति में सत्ता में ही बैठे लोग हैं या पक्ष विपक्ष कोई भी हो, नेताओं के लोग ही हैं जो इस तरीके की, जब तक नेताओं का संरक्षण उनको रहेगा तब तक वो लोग कोई भी किसी को भी न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए इसको, मेरा तो सुप्रीम कोर्ट से ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करके, सुप्रीम कोर्ट को, जब सत्ता और पक्ष विपक्ष कुछ नहीं कर सकता, सत्ता कहती है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, अभी तक अगर उसको करना होता तो वो कानून बना के और दोषी को तुरंत, हम तो कहते तुरंत ऐसे लोगों को गोली मार देना चाहिए। आप भाषण देते हैं कि गोली मारो सालों को देश के गद्दारों को, तो ये कौन है जो इस तरीके से महिलाओं का रेप कर रहे हैं? तो मेरा तो ये कहना है कि इस तरीके के जो बलात्कारी हैं या जो भी हैं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ना उनके लिए फास्ट ट्रैक बनाया जाए, ना उनको पॉक्सो एक्ट लगाया जाए, क्योंकि वो तो उनको और संरक्षण जेलों में मिलता है। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि इसको एकदम राजनीति से हटा करके और समाज की सोच को बदलना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों को शुरू से पेरेंटिंग अच्छी करनी चाहिए, खासकर लड़कों की, कि किस तरीके से जो आपकी बहन है वो बाहर दूसरे की बहन भी हमारी बहन है। घर से ही शुरुआत होती है। बिल्कुल, घर से ही शुरुआत होती है, लेकिन इसमें भी पक्षपात हो जाता है। ममता जी, नाहिद जी कुछ कहना चाह रही थी। इसमें भी पक्षपात की शुरुआत ही घर से हो जाती है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनको ये लगता है कि लड़कों को अच्छी परवरिश जो है नहीं देनी चाहिए, लड़कियों को बेहतर परवरिश इसलिए देनी चाहिए क्योंकि उसको दूसरे घर जाना है, उसकी शादी होनी है। तो उस लिहाज से यहीं से पक्षपात की शुरुआत शुरू हो जाती है। दोहरी मानसिकता, दोहरी सोच, हमारे ही समाज के लोग ऐसा करने की शुरुआत करते हैं। नाहिद जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कह रही थी कि देश में फिर हम सरकार बनाते क्यों? जैसे मैम ने कहा, ममता जी ने, कि सुप्रीम कोर्ट तो भाई एविडेंस के बेसिस पे सजा देता आया है, देता रहेगा। लेकिन आज देश का जितना भी मामला होता है, सारे लोगों की आंखें सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। अगर सुप्रीम कोर्ट ही सब चीज करेगा तो हमने फिर सरकारें चुन के क्यों भेजी हैं? सरकार के नीचे सारा अमला जमला प्रशासन होता है, किस लिए होता है? कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको पालन करते हुए उसको इंप्लीमेंट करिए। लेकिन जब वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तभी तो ये नौबत आ रही है। भाई तमाम ऐसे केस आते, पुलिस के पास गए, जब एफआईआर लिखा, उन्होंने फाइनल रिपोर्ट लिखी, विवेचना की, तो वहीं से सारी धाराएं हैं वो ऐसी लगा देते हैं कि बाद में केस हल्का हो जाता है। तो आप कहां से, हर जगह तो नेता है। अब बृजभूषण की कहानी देख लीजिए, कितना टॉर्चर उसने किया, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। सरकार ने उसके ऊपर उसको तो तुरंत अरेस्ट हो जाना चाहिए था। आज भी कुश्ती संघ में सारे उसके रिश्तेदार बैठे हुए, आपने उसको टिकट न देकर उसके बेटे को दे दिया, लेकिन सत्ता तो उसकी वही बनी हुई है ना। तो आप अपराधियों को जब अपने गलबहिया करके बैठेंगे तो आप उम्मीद करेंगे कि देश में अपराध ना हो। अब हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में आप जो है, जो अपराधी थे वो धरने पे बैठे हैं। आपने बिल्किस बानो के केस में क्या किया? पिछले साल जब 15 अगस्त के दिन ही 11 अपराधियों को आप माला पहना करके छोड़ रहे हैं, आज आप कलकत्ता पे निशाना लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स करना। नाहिद जी, ये सच्चाई है जो आप बयां कर रही हैं। अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश हमारे दिल्ली से संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आप सुन पा रहे होंगे किस तरीके से एक सत्ता जो आसीन होती है और हम जिसे वोट देकर सत्ता में आसीन करते हैं, और इस तरीके से रेप की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं बढ़ती हुई जा रही हैं। चाहे वो रेप हो, हत्या हो और चोरी, ऐसी तमाम घटनाएं हर रोज सामने आती हैं और कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठते हैं। लेकिन स्थिति जस की तस। कई बार सुनने में आता है सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त हिदायत दी आला अधिकारियों को। कमिश्नरेट किस लिए बनाया गया, लेकिन कितने सही तरीके से काम कर रहा है ये सभी जानते हैं। कैसे स्थितियों में सुधार आएगा? देखिए आपको बता दें कि रेप की घटनाएं और इस तरह की महिलाओं के साथ होने वाली हैवानियत घटनाओं के लिए कहीं न कहीं समाज भी जिम्मेदार है और ऐसे लोग भी जिम्मेदार हैं जिनकी मानसिक विचार वो ठीक नहीं है, वो भी लोग जिम्मेदार है। दूसरा सबसे बड़ा ये भी इसको प्रभाव कहा जा सकता है कि इस तरह की जब भी घटनाएं आती हैं तो उस समय तो इनकी चर्चा होती है, सामाजिक संगठनों में चर्चा होती है, जमीनी हकीकत पर चर्चा होती है, सरकार भी चर्चा करती है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बोलते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हर कोई शांत हो जाता है और इन चीजों पर पर्दा डाल दिया जाता है।
सवाल यही उठता है कि अगर एक बार ऐसी कोई घटना सामने आती है तो उस घटना को लेकर सरकार कठोर कदम क्यों नहीं उठाती। जैसे कि आप कह सकते हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन लगातार भारत सरकार से मांग कर रहा है कि हेल्थ वर्कर्स के लिए की सुरक्षा के लिए अधिनियम, एक विधेयक की वो सोचे, कम से कम आश्वासन दे। अगर वो अभी नहीं ला सकते हैं तो उनको कम से कम डॉक्टर्स को आश्वासन देना चाहिए कि वो विधेयक लाएंगे, वो नोटिफिकेशन करेंगे, वो बिल को लोकसभा और राज्यसभा में ले जाके पास कराएंगे, उसके बाद एक कानून बनाएंगे। लेकिन जैसे ही ये मामले शांत होते हैं, धरना प्रदर्शन खत्म होता है, सरकारें फिर उसी पटरी पर चल पड़ती हैं और चुपचाप अपने रोजमर्रा के कामों में लग जाती हैं। इस तरह की जो हैवानियत वाली घटनाएं, खासकर महिलाओं के साथ होने वाली दरिंदगी है, इनको लेकर फिर भूल जाते हैं। लेकिन जैसे फिर कोई दूसरी घटना सामने आती है, वैसे फिर सत्ता पक्ष विपक्ष राजनीति करने लगता है। सवाल वो बिल्कुल चिंता शुरू हो जाती है, लेकिन इसके बाद घटना हुई है फिर से जस की तस स्थिति हो जाती है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी साझा करने के लिए। साथ ही नाहिद जी आपका भी और ममता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सरकारों की ये लचरता के बजाय अगर सजगता होती तो शायद ऐसी घटनाओं में रोक लग सकती है। और बार बार सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी उठते हैं जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि आखिर कब होगी बहनों की सुरक्षा, एक अभी भी ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।